वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एडवांस एपिसोड सुनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। उपयुक्त राजकुमारियों की लंबी कतार उसे शादी के लिए पसंद कर रही थी, लेकिन एल्टानिन को शादी का विचार भी नापसंद था। मुझे शादी नहीं करनी, उसने अपने पिता अल्फा और राकीज से ग्राउल करते हुए कहा, पेगसी किंगडम की राजकुमारी के तेल कैनवास वाले चित्र को फाड़ते हुए। उसने फटे हुए टुकड़े हवा में उछाल दिए। इसके बाद वो घमंड भरे कदमों से लाइब्रेरी के दरवाजे की ओर बढ़ा। पिछले कुछ महीनों से उसके पिता लगातार उस पर दबाव डाल रहे थे। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसी अंधेरी स्थिति आ सकती है जिससे तुम कभी नहीं उबर पाओगे। तुम्हारी जिंदगी और यह राज्य दांव पर हैं। राजकुमारी को अपना बनाओ और अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आई तो तुम फिर से शादी कर सकते हो। राजाओं के बीच 3 या 4 बार शादी करना और फिर से शादी करना कोई असामान्य बात नहीं थी। गुस्सा उसके सीने में भरा हुआ था, उसकी बीस्ट को छूते हुए उसकी ईदा को कंपन कर रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और अपने इमोशंस को दबाया जब ईदा उसके अंदर हिली। वो बाहर आना चाहता था लेकिन कभी सरफेस्ट नहीं हुआ। जब यह फैल रहा था और उसकी त्वचा के खिलाफ दबाव डाल रहा था तो उसका शरीर झंझना उठा। वो नहीं जानता था कि यह बाहर कैसे निकलेगा, लेकिन वह किसी चीज का इंतजार कर रहा था, उसे पता नहीं क्या। दांत पीसते हुए उसने जोर से दरवाजा बंद किया और नाराजगी में बाहर निकल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1 हफ्ते बाद महान भोज हॉल, ड्रका किंगडम, अरानिया। किंग एल्टानिन अपनी काले कौवे जैसे आंखों से उसे अपने गॉबलेट के किनारे से देख रहा था। उसके मध्यरात्रि जैसे काले बालों में सोने का सर्कलेट थोड़ा बाएं सरक गया था। बार के पास ऊंची स्टूल पर बैठा उसके चारों ओर कई युवा नौकरानियां थीं जो उसे अपने पास लाने का मौका ढूंढ रही थीं। उन्हें बस उसकी ओर से एक संकेत चाहिए था, लेकिन उसे उनमें कोई रुचि नहीं थी। उसकी नजरें सीधे उसकी तरफ थीं, उसे निहार रही थीं। वो उसके प्रति ऐसे आकर्षित था जैसे एक पतंगा आग की ओर। चाहे वह कहीं भी मुड़े या किसी से बात करे, वो खुद को उसकी ओर देखता पाता। वो उस सफेद शिफॉन गाउन में एक फे की तरह लग रही थी जो उसके हर कदम पर पीछे की ओर लहराती थी, ठीक उसके दिल की तरह। उसके बाल पीले सुनहरे, लगभग चांदी जैसे, एक तरफ पिंड और बाकी कंधे पर बहते हुए उसके ब्रेस्ट तक जा रहे थे। वह सोने का फेस मास्क पहने थी और उसे यह पसंद नहीं आया कि बाकी चेहरा सोने की धूल से ढका हुआ था जिससे उसकी विशेषताएं छिपी हुई थीं। गाउन उसकी कमर के ठीक ऊपर सिंच थी, लचीली चौकोर नेकलाइन और लंबे घंटी जैसे स्लीव्स के साथ। अपने साधारण सफेद कपड़े में वह सांपों से भरे झील में हंस की तरह लग रही थी। जब उसने पहली बार उसे देखा तो यह अनुभव उसकी सांसें रोक देने वाला था। वह ताजगी से भरी, घास पर पहली ओस की तरह और पहली बर्फ की तरह शुद्ध लग रही थी। वो कम से कम 1 फुट उससे छोटी थी और आसपास की अधिकतर लड़कियों से पतली। वह सुनिश्चित था कि उसकी पतली कमर उसकी बाईं हाथ की पकड़ में आएगी रात के अंत तक। आप क्या सोच रहे हैं मेरे प्रभु? किंगडम ऑफ एरिडेनस की राजकुमारी एरी ने उसकी खूबसूरत धोखेबाज शक्ल की प्रशंसा करते हुए पूछा। उसकी भूखी नजरें उसके लंबे काले वेलवेट कोट पर गईं, जिसकी कॉलर पर उसके राज्य के तारकीय नक्षत्र का डिजाइन कढ़ाई से बना था। कोट बीच से खुला था और किनारों पर गिर रहा था, उसके चौड़े सीने को दिखा रहा था। नीचे काले शर्ट के बटन बीच तक खुले हुए थे, जिससे उसके कठोर मसल्स और जन्मजात कॉन्स्टलेशन ड्रैगन टैटू दिख रहे थे। ये कहीं नीचे तक मुड़ता था। अरानिया के हर पप्पे में उस राज्य की आत्मा का टैटू होता था जिससे वह संबंधित था। पुरुषों के लिए ये सीने पर होता, जबकि महिलाओं के लिए ऊपरी बाएं हाथ पर। एरी ने बार के काउंटर पर पिचा से उसे और शराब पेश की, लेकिन शराब का रंग गहरा लाल था। आज रात उसे मौका मिला जब उसने उसकी शराब में जहर की एक चुटकी डाल दी जो उसे इतना सडेट कर देगा कि वो उसके साथ अपनी यौन गतिविधियों को पूरा कर सके। वो लंबे समय से उसके बिस्तर में जाने की कोशिश कर रही थी। मेरे प्रभु, एल्टानिन अपनी रेवरी से चौंकते हुए डराने के लिए ग्राउल किया और फिर उसे नजरअंदाज कर अपनी म्यूज की ओर वापस देखा। एरी ने सिकुड़ कर देखा। वह अरानिया का सबसे शक्तिशाली वेवुल्फ था, जिसकी बीस्ट इतनी शक्तिशाली थी कि वो केवल उसके पंजे और दांतों से अपने दुश्मन को मार सकती थी। उसने और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और सोचा कि दवा का असर होने का इंतजार करना बेहतर होगा। एल्टानिन अक्सर सोचता था कि उसका मेट कौन होगा। वेवुल्व्स अपनी उम्र के 18 समर्स तक अपने मेट को सूंघ नहीं सकते, लेकिन एल्टानिन 500 साल का था। वह सभी देवताओं का आभारी था कि उसने अभी तक अपने मेट को सूंघा नहीं। तो फिर ये लड़की उसे ऐसे क्यों आकर्षित कर रही थी जैसे कोई और नहीं कर सका? वह शराब के गिलास को अपनी छाती के पास कसकर पकड़े हुए थी और एक घूंट भी नहीं पी थी। उसकी उम्र कितनी थी? अचानक उसकी नजरें उसकी दिशा में झपकी और होंठ खुले। जब उनकी नजरें मिली तो एल्टानिन की सांस अटक गई, उसका सीना गड़गड़ाने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे और कुछ क्षणों बाद उसने अपनी नजरें उससे हटा ली। उसके सीने से अस्वीकृति की एक धीमी खुरदरी ग्राउल निकली। उसने ग्रेट हॉल की ओर देखा, जो शानदार गाउन में सजी कई लड़कियों से भरी हुई थी, जिनके बालों को एक्स्ट्रावेगेंटली स्टाइल किया गया था और चेहरों पर मेकअप की लेयर्स लगी थी। कमरे में दर्जनों लोग थे, सभी सबसे भव्य सिल्क और वेलवेट, सोना और हीरे पहने हुए। वह पॉम्प और पैजेंट्री से थक चुका था। वे सभी उसके ध्यान के लिए या राइजल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जिनके सम्मान में उसने ये बॉल आयोजित किया था।
ओरियन किंगडम का क्राउन प्रिंस राइजल आया था। पिछली बार उसने 5 महीने पहले दौरा किया था। राइजल और एल्टानिन कई युद्धों में साथ थे, प्रतियोगिताओं में भाग लिया और सबसे करीबी दोस्त बने। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, न केवल युद्ध क्षेत्र में बल्कि असामान्य परिस्थितियों में भी। वर्तमान में राइजल ने किया उतरता से एक्सक्यूज किया और ऊपर गया पैशनेट अफेयर्स में इंडल्ज करने, जबकि एल्टानिन को बैंक्वेट की वेगरीज के लिए छोड़ दिया। हालांकि एल्टानिन ऊपर जाकर इंडल्ज करना और कुछ टेंशन रिलीज करना चाहता था, वह नहीं कर सकता था। वह वहीं स्थिर था, उसकी नजर उस पर केंद्रित थी और अभी उसके चारों ओर की दुनिया फेड हो चुकी थी क्योंकि वह उसे तीव्र पजेसिवली निहार रहा था। एल्टानिन का गला उभरा, उसे इस अजीब अर्ज ने घेर लिया कि वह उसे उठाकर महल के सबसे ऊंचे टॉवर में बंद कर दे। ये फीलिंग इतनी भारी थी कि उसने अपने गॉबलेट को उठाया और एक बड़ा गल्प लिया। वह सुनिश्चित था कि यह सिर्फ एक इच नहीं, शायद इससे बड़ा था। उसे पता लगाना था और इसके लिए वह अपनी नाजुक बटरफ्लाई को मॉन्स्टर्स के जंगल से अपनी चेम्बर्स तक ले जाएगा। उसे जल्दी करना था, अगर वह गायब हो गई तो। वह अत्यधिक एंग्शियस हो गया। उसने देखा कि वह हॉल को स्कैन कर रही थी। ये शराब, मह और जलती हुई लैवेंडर की खुशबू से भरा हुआ था। छत से लटके बड़े शैंडलियर्स में हजारों चमकती मोमबत्तियां थीं, जो कमरे को एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाशित कर रही थीं। दीवारों पर रेयर पेंटिंग्स का शानदार प्रदर्शन था। चमकदार सफेद और सोने के टैपेस्ट्रीज दीवारों पर लटक रही थीं और गहरे लाल यूनिफॉर्म्स में नौकर इधर उधर दौड़ रहे थे। दाईं ओर के कोने में दर्जनों म्यूजिशियंस फिडल, यूकेलेली और फ्लूट बजा रहे थे। कुछ लोग बैलेड्स की धुन पर डांस कर रहे थे। अचानक उसने जानना चाहा कि क्या ये सब उसे इम्प्रेस कर रहा है या नहीं। एल्टानिन ने उसे देखते हुए याद किया कि उसके पिता और रॉकीज ने उसे जल्दी से जल्दी शादी करने और अपनी पत्नी चुनने पर जोर दिया था। इससे उसकी स्थिति किसी न किसी तरह मजबूत होती। न केवल उसके पिता और काउंसलर्स बल्कि ड्रका किंगडम के एल्डर्स भी उस पर शादी का दबाव डाल रहे थे। एल्टानिन को किसी के प्रति बंधा होने का विचार नापसंद था, लेकिन वो वही चाहता था जिसने उसकी नजर पकड़ी थी, आज रात के लिए और शायद और भी। सच तो ये था, सच्चाई ये थी कि एल्टानिन की शिकारी प्रवृत्ति ने कई महिलाओं को आकर्षित किया था। वो कभी उनके प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं था और उसे यह परवाह नहीं थी कि वे उसके आसपास कैसा महसूस करती थीं। उसे जो चाहिए होता वह पाता और वहीं से रिश्ता खत्म हो जाता। सफेद शिफॉन के झूलते कपड़े की झलक ने उसका ध्यान खींच लिया जब वो कुछ लड़कियों से आगे कुछ कदम बढ़ी और घबराकर प्रवेश द्वार की ओर निहारने लगी। क्या वह किसी आदमी को देख रही थी? जलन उसके अंदर पिघली हुई गर्म लोहा की तरह जलने लगी। उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा, उसकी ऑब्सिडियन आंखों में बिना वजह की क्रोध की चकाचौंध झिलमिला रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद यह उसकी कल्पना का हिस्सा था। उसकी नजर फिर उससे मिल गई। क्रोध का थोड़ा हिस्सा अब अधीरता में बदल चुका था। शायद वह छोटी लड़की को बंद कर देगा और उसे वहीं रखेगा लंबे समय तक। इस सोच पर उसका शरीर कांप उठा और उसके होठों से हकलाती सांस निकल गई। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, कभी भी। उसने देखा कि वह घबराकर पेट्रा के पास सरक गई, जो उन महिलाओं में से एक और थी जो उससे शादी करना चाहती थी। उसने भीड़ की हलचल और तेज संगीत के बीच उनकी बातचीत सुनने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित कर दी। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए यह उसे यह जानकर और भी आकर्षित कर रहा था कि वह पेट्रा, एक्विला किंगडम की दूसरी राजकुमारी, के साथ मित्रवत व्यवहार कर रही थी, जिसे वह अच्छी तरह जानता था। प्रिंस राइजल कहाँ है? उसने चिंता भरी नजरों से कमरे को निहारते हुए पेट्रा से पूछा। पेट्रा ने धीरे धीरे अपनी अंगुलियों से वाइन ग्लास पर तालियां देते हुए चेहरा घुमाया और मीठी मुस्कान दी। उसने पास से गुजरते वेटर से लाल वाइन की फ्लूट ली और लड़की को देते हुए कहा, धैर्य रखो, वो ऊपर वाले कमरे से अभी तक नहीं आया है और तुम खुद वहां नहीं जा सकती मेरी प्रिय। उसके जबड़े में एक मांसपेशी खींच गई, जैसे जलन का परिचित दर्द उसके सीने में एक छेद कर रहा हो। वह राइजल क्यों ढूंढ रही थी? वह पूरी तरह नई थी, उसने उसे पहले इन मंडलों में नहीं देखा था। तो फिर वह राइजल क्यों खोज रही थी? उसकी आंखों में लाल रंग पागलपन सा था। उसने खुद को संभालने के लिए जबड़ा कस लिया, लेकिन वह आज रात पूरी तरह असहज महसूस कर रहा था। लेकिन उसने जो अगला किया, उसने उसे फिर से उसी स्थिति में ला दिया जहां वह था। उसने अपनी वाइन की घूंट ली और होंठ चाटे, उन्हें और लाल बनाते हुए। उसने अपनी गर्दन रगड़ी और घबराई। मैं वहां क्यों नहीं जा सकती? क्या ये विशेष है? पेट्रा ने हंसते हुए कहा। राइजल अपनी पसंदीदा गतिविधि में मग्न था। वहां उसके साथ कम से कम आधा दर्जन लड़कियां थीं। पेट्रा ने झुककर कहा, क्योंकि गार्ड्स तुम्हें तब तक नहीं जाने देंगे जब तक तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया हो। फिर उसने सफेद संगमरमर की सीढ़ियों के लैंडिंग पर खड़े 2 सख्त गार्ड्स की ओर इशारा किया। तुम्हें इंतजार करना होगा कि वह नीचे आए और मेरी अनुमान के अनुसार वह बहुत बहुत समय तक नीचे नहीं आएगा। वह हंसी और अपनी वाइन खत्म कर दी। लड़की इतनी घबराई हुई थी कि उसने अपनी वाइन घूंट में पी ली और अपनी गाउन के किनारे को घबराकर पकड़ लिया, जबकि भारी वुडन दरवाजों के पीछे की छायाओं को निहार रही थी। पेट्रा ने अपनी अंगुली को मोड़कर एक सर्वेंट को वाइन की ट्रे के लिए बुलाया। इस बार उसने एक बड़ा बॉडो उठाया और लड़की को दिया। उसने बिना सोचे समझे इसे स्वीकार कर लिया। आंखों के कोने से पेट्रा ने देखा कि एल्टानिन अभी भी एरी के साथ था, जो उसके कान में कुछ फुसफुसा रही थी।
पेट्रा जानती थी कि एरी क्या कर रही थी और वह जल्द ही एरी की योजनाओं को विफल करने वाली थी। राजकुमारी एल्टानिन को फंसाने के तरीके खोज रही थी ताकि वो उसके बच्चे को गर्भधारण कर सके। हालांकि एरी सोचती थी कि यह एक रहस्य है, पूरे राज्य को पता था और वे उसके पीछे हंसते थे। हालांकि वह इस बात से अनभिज्ञ लग रही थी और अपने प्रयासों को जारी रख रही थी। पेट्रा ने मुस्कुराते हुए अपने ऑबन बालों को कंधों के पीछे झटका और अपने बर्गंडी सिल्क गाउन को समतल किया। धीमी आवाज में उसने झुककर पूछा, क्या तुम तुरंत राइजल से मिलना चाहती हो? लड़की ने बड़ी घूंट ली। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पेट्रा ने कहा और एरी की ओर साइड आई किया। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए वह इस बेवकूफ लड़की का इस्तेमाल करेगी, उसके वल्नरेबिलिटी पर। अंदर से हंसते हुए, जैसे एक आम लड़की के रूप में राइजल से मिलना कभी इतना आसान हो। लड़की ने पेट्रा की ओर सिर मोड़ा और उसका मुंह के आकार में खुला। कैसे? उसने उत्साह में सांस लेते हुए पूछा। उसकी बड़ी नीली हरी आंखें उसके गोल्डन फेस मास्क से चमक रही थीं। पेट्रा ने अपने होंठ दबाए और हंसी को रोक लिया। उस वाइन को पी लो, मैं तुम्हें पहली मौके पर ऊपर ले जाऊंगी। उसने उसे नापा और नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। इन सभी आम लड़कियों को राइजल के साथ समय बिताना था, लेकिन एल्टानिन जिस तरह उसे देख रहा था, उसे यहाँ से बाहर ले जाना आवश्यक था। सबसे बेहतर राइजल के कमरे में। जब वह राइजल के पास होगी, एल्टानिन की रुचि खत्म हो जाएगी। वह दो पक्षियों को एक ही पत्थर से मारने वाली थी, और फिर वह एरी के पास जाएगी और उसके बड़े अंगूठे की अंगूठी में छिपे पॉइजनस पाउडर को उजागर करेगी। लड़की खुशी से लगभग चीखी, जिससे पेट्रा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। उसका हाथ कमर पर गया और फिर उसने फिर से प्रवेश द्वार की ओर देखा, जैसे कोई वहां खड़ा हो, छाया में। एल्टानिन अरानिया के सबसे हैंडसम और धनी पुरुषों में से एक था। यह अफवाह थी कि अल्करिस के पूर्वज हेरा, ज्यूस की पत्नी, के स्वर्ण सेब के पेड़ की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। पेड़ की रक्षा के लिए एक ड्रैगन की आत्मा ने पेड़ के चारों ओर कॉइल्स बनाई थी, ताकि कोई भी इसके सेब चोरी करने की हिम्मत न करे। पेड़ महल के ग्राउंड्स में कहीं था और केवल रॉयल फैमिली को ही पता था। एरी हमेशा सोचती थी कि कुछ सेब का मालिक होना कैसा होगा। क्या आपको कुछ चाहिए, मालड? उसने पूछा। उसकी आवाज में मीठा जहर था। वह बॉल में आने के बाद से ही एल्टानिन को आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, लगभग 2 सैंड ग्लास टर्न से। बॉल बहुत प्रतिष्ठित था और उसे अंदर आने के लिए अपने पिता के प्रभाव की जरूरत थी। उसके पिता को फफनीर से एरी के लिए इनविटेशन मांगनी पड़ी थी। लाल सिल्क गाउन पहने, गहरी नेकलाइन और लेस वाले स्लीव्स के साथ वह शानदार लग रही थी। वास्तव में वह सोचती थी कि वह पेट्रा से भी बेहतर लग रही थी। एरी और पेट्रा दोनों लंबे समय से एल्टानिन का ध्यान पाने की कोशिश कर रही थी। वे एक दूसरे की योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर रही थी। जबकि पेट्रा बेहद चालाक थी, एरी सीधी थी। दोनों राजकुमारियां अपने सब्जेक्ट्स द्वारा काफी सुंदर मानी जाती थीं, और आज रात एरी के पास खतरनाक योजनाएं थीं। अगर उसकी योजना सफल हो जाती और वह उसके चेंबर में प्रवेश कर उसे सोने में लाने में सफल होती, तो उसे पता था कि एल्टानिन उसके नियंत्रण में होगा। और आज रात उसे पूरा विश्वास था कि वह ऐसा करेगी, क्योंकि उसने उसे ड्रग कर दिया था, काफी भारी मात्रा में। एल्टानिन ने अपनी आंखें बंद की और अपने माथे को अंगूठे और उंगली से दबाया। वह हल्का सिरदर्द, जो एरी द्वारा दी गई चांदी की प्याली से शुरू हुआ था, अब और बढ़ गया था। पूरे दिन वह हाइड्रा किंगडम के राजा फेलिस के बारे में सोचता रहा, ये कि वह अगला हमला कब करेगा और एल्टानिन अपने भीतर के दैत्य को उजागर होने से कैसे बचाएगा। वह आज रात बस थोड़ा आनंद लेना चाहता था, लेकिन उसके विचार बार बार फेलिस की ओर लौट जाते। जब तक उसने उसे नहीं देखा। कहा जाता था कि हाइड्रा के लोग ऐसे वेयरवुल्फ पैदा करते थे जिनके भीतर राक्षसी आत्मा होती थी। उनके शरीर पर बने टैटू किसी निश्चित पैटर्न में नहीं होते थे, बल्कि उम्र के साथ साथ बढ़ते जाते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते, वैसे वैसे उनके निशान फैलते चले जाते। कई बार पुरुषों के चेहरे तक काले निशानों से भर जाते थे। फेलिस के हमलों में एक पैटर्न था, वह हर 100 साल में हमला करता था। पिछले 3 शताब्दियों में उसने 3 बार हमला किया था, और हर बार पहले से ज्यादा भयानक। पिछली बार फेलिस ने एल्टानिन को पकड़ लिया था और उसे बांध दिया था, उसके भीतर के दैत्य को बाहर लाने की कोशिश में। वो उसे नियंत्रित करना चाहता था, क्योंकि वो किसी देवता का अवतार था। उसने कहा था, तुम्हारा दैत्य बेहद शक्तिशाली है, मेरे सामने झुको एल्टानिन, और ये दुनिया हमारी होगी। तुम और मैं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक राक्षस और एक देवता। उसने सत्ता और साम्राज्यों के सपने उसके सामने बिछा दिए थे, लेकिन एल्टानिन इस प्रलोभन में नहीं फंसा। दूर हो जाओ, एल्टानिन ने गरजते हुए कहा, अपने भीतर के जानवर को काबू में रखते हुए। उसके बाद उसने राइजल की मदद से फेलिस पर कहर बरपा दिया, जिसने उसे ढूंढ निकाला था। जाते जाते फेलिस की आवाज हवा में गूंजी, मैं लौटूंगा, तुम्हारे लिए या तुम्हारी साथी के लिए। एल्टानिन 500 साल का था। उसने 30 की उम्र में अमरता प्राप्त कर ली थी। वह इतने वर्षों से अपने राज्य को दुश्मनों से बचा रहा था। राइजल और अपने वफादार जनरल फफनीर की मदद से उसने अपना साम्राज्य फैलाया। युद्ध भयंकर थे, लेकिन एल्टानिन की बुद्धिमानी और युद्ध नीति के कारण वे हमेशा विजयी रहे। अब ड्रका किंगडम पूरे अरानिया में सबसे शक्तिशाली था। अन्य राज्य उससे संबंध जोड़ना चाहते थे। क्योंकि एल्टानिन अब तक अविवाहित था, इसलिए सबने अपनी बेटियां, बहनें या रखेले उसे विवाह के लिए भेजी।
हाल ही में एक राजा ने तो अपनी जुड़वा बहनें तक भेज दी, दोनों तुम्हारी इच्छा पर, उसने कहा था। एल्टानिन ने उन्हें कुछ समय के लिए अपनाया, फिर वापस भेज दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, वे विनती कर रही थीं कि वह बताए उन्होंने क्या गलती की। उसका राज्य स्थिर था, लेकिन बुजुर्गों का कहना था कि उस पर, उसके राज्य पर और पूरे अरानिया पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। अगर उसने अपनी साथी जल्द न पाई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसके भीतर का दैत्य अपनी शक्ति खो देगा। वे उसे उसके जन्म की भविष्यवाणी याद दिलाते थे। पंखों से जन्मी, एक वरदान लिए, कहते हैं वो श्राप है। चांदी के बाल, सोने की चमक, जैसे पूर्णिमा का चांद, उसे ढूंढो, नहीं तो वो लुप्त हो जाएगी। एल्टानिन बुजुर्गों की बातों को ठुकरा देता। उसका मानना था कि उसका दैत्य इतना शक्तिशाली है कि वह अकेले फेलिस को हरा सकता है, साथी के बिना भी। फेलिस एक राक्षस राजा की संतान था और उसे मारने के लिए प्राचीन जादू चाहिए था, ऐसा जादू जो अब सिर्फ भूली बिसरी किताबों में दर्ज था, और उन किताबों को पढ़ने के लिए उसे एक अनुवादक चाहिए था। उसने फिर से माथे को दबाया और सिर झटकने की कोशिश की, पर सिरदर्द ने उसे जैसे जकड़ लिया था। ढोल और वीणा की गूंज के बीच उसने कमरे को देखा। कुछ महिलाएं नाच रही थीं, कुछ उसके करीब आने की कोशिश कर रही थीं, कुछ उसकी ओर छिपकर देख रही थीं। उसने सोचा, जब इतनी औरतें उसके लिए लालायित हैं, तो उसे पत्नी की क्या जरूरत। उसकी नजर वापस उस लड़की की ओर गई जो आज रात उसकी कल्पना का केंद्र थी, पर वह वहां नहीं थी। उसके भीतर एक अनजाना भय दौड़ गया, ऐसा जो उसने पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि अपनी माँ के लिए भी नहीं, जो समुद्र की देवी थी। उसने कमरे को स्कैन किया, सफेद कपड़े, सुनहरे बालों की झलक, कहीं नहीं। पेट्रा भी गायब थी। तभी सीढ़ियों के ऊपर सफेद कपड़े की हल्की झलक दिखी। वो उठ खड़ा हुआ, डगमगाते हुए। मलिड, एरी ने मीठे स्वर में पुकारा और उसकी ओर दौड़ी। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। उसने उसका हाथ अपने कंधे पर रखा और अर्थपूर्ण नजरों से उसे देखा। भीतर ही भीतर वह बेहद खुश थी। उसकी योजना इतनी जल्दी और सफलतापूर्वक काम कर गई थी। आज की रात वह उसकी होगी। मुझसे हाथ मत लगाओ, एल्टानिन ने झुंझलाते हुए कहा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने हाथ झटक दिया। और यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं होश में आऊं, क्योंकि मुझे शक है कि तुमने मेरी शराब में कुछ मिलाया है। एरी का चेहरा सफेद पड़ गया, पसीने की हल्की परत उसके माथे पर उभर आई। नहीं, योर हाइनेस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इसे समझ जाएगा। ऐसा लगा जैसे उसके सारे मंसूबों पर किसी ने ठंडा नहीं बल्कि ब्लैक फैंग माउंटेन्स की लावा उंडेल दी हो। निकल जाओ, एल्टानिन ने दहाड़ा। सिर्फ तुम्हारे पिता के कारण मैं तुम्हें कालकोठरी में नहीं फेंक रहा। तुम्हारा ये काम तुम्हें भारी मुसीबत में डाल सकता था। एरी का पिता, एनकी, एराडीनस का राजा था, एक छोटा लेकिन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण राज्य, जिसके बंदरगाहों में एल्टानिन के जहाजों का आधिपत्य था, व्यापारिक भी और सैन्य भी। एरी पर आखिरी तिरछी नजर डालते हुए एल्टानिन भीड़ को चीरता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। हालांकि उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो रही थी और चेहरे तस्वीरों की तरह धुंधले लग रहे थे, एल्टानिन लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ा जो एक गलियारे तक जाती थी। वहीं से वह अपने कमरे तक पहुंच सकता था। उसके सेवक उसके पास आए। उसने उन्हें पानी लाने का आदेश दिया। पानी पीने के बाद वह ऊपर चला गया। उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसके भीतर का दैत्य जाग रहा था, शराब के असर के बावजूद, अपने अंदर गरजता हुआ। वह कहाँ थी? सीधे जाओ और फिर बाएं मुड़ो, पेट्रा ने कहा, मंद रोशनी वाले गलियारे की ओर इशारा करते हुए। वहीं तुम्हें राइजल मिलेगा। लड़की के भीतर एक घबराई हुई ऊर्जा दौड़ गई। उसने अपने पेट के पास वह गोली कसकर पकड़ रखी थी जो पेट्रा ने उसे दी थी। उसकी झिझक महसूस करते हुए पेट्रा बुदबुदाई, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि अगर नहीं हो तो मुझे। वो रुक गई। उसकी अधूरी बात हवा में चेतावनी की तरह टंगी रह गई। वह तैयार नहीं थी, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसे तैयार होना ही था। उसके पास समय की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसका संचालक, मेनकर, महान सभागार के बाहर खड़ा था, उसका हर कदम देखता हुआ। उसे काम पूरा करना था, 2 घंटे के भीतर, और 1 घंटा तो पहले ही बीत चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। पेट्रा ने एक आश्वस्त मुस्कान दी और उसे लगा कि उसने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। तो फिर बेहतर होगा तुम जल्दी करो, पेट्रा बोली। वापस मेरे पास मत आना। ये गलियारा एक दरवाजे तक जाता है जो बगीचे में खुलता है। वहीं से तुम महल से निकल सकती हो। लड़की को चक्कर आने लगे। वह चाहती थी कि सब शांति से खत्म हो जाए और उसे आजादी मिल जाए। मेनकर ने उसे यही वादा किया था। पेट्रा मुड़ी और पार्टी की ओर लौट गई। लड़की ने उसे जाते देखा, फिर अकेली रह गई। अकेलेपन में उसे अपने निर्णय पर अफसोस हुआ, लेकिन क्या उसके पास कोई विकल्प था? अगर उसने मना किया होता तो मेनकर ने उसे पीट पीट कर सेटस मठ की कालकोठरी में फेंक दिया होता। और वह अपनी 18वीं सालगिरह, जो बस 3 दिन बाद थी, एक आजाद औरत की तरह मनाना चाहती थी। उसने गलियारे के दोनों ओर नजर दौड़ाई, किसी पहरेदार की उम्मीद में, पर वो खाली था। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे, त्वचा ठंडी थी। अगर शाही गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया तो? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बस थोड़ी देर और, फिर सब खत्म हो जाएगा। कैलमन्स हॉर्न्स, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और अपना मास्क ठीक किया। दीवारों पर लगी मशालें गलियारे को हल्की रोशनी दे रही थीं। एक मुलायम गलीचा उसके कदमों की आवाज दबा रहा था।
हवा के झोंके में रात को खिलने वाले गुलाबों की खुशबू आई। उसने गहरी सांस ली और ध्यान से सुनने लगी हंसी की कोई आवाज। पेट्रा ने कहा था कि उसे उस कमरे में जाना है जहां हंसी, कराहों और धीमी सिसकियों की आवाजें मिलती हैं। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा कमरा था जहां हंसी और कराहें एक साथ गूंजें? क्या वे अंदर कोई उत्सव मना रहे थे? उसे याद आया कि मठ के कुछ पुजारी भोजन करते समय अजीब आवाजें निकालते थे, लेकिन यह वैसा नहीं था। वो गलियारे के अंत तक पहुंच गई, पर किसी कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न हंसी, न कराह, न कोई फुसफुसाहट। उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसने लौटने का सोचा। इस बार वह हर बंद दरवाजे पर कान लगाकर सुनेगी। तभी अचानक उसके पास वाले दरवाजे ने जोर से खुलकर हंसी की आवाज बाहर उछाली। वो घबरा गई और जल्दी से पीछे के कमरे में घुस गई, दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। उसने चारों ओर देखा, एक जलता हुआ कैंडल स्टैंड, चिमनी में सुलगती आग, चमकता हुआ लकड़ी का फर्श, कोने में एक मेज और कुर्सी। बीच में एक बड़ा बिस्तर था जिस पर रेशमी छतरी झूल रही थी। वह धीरे से आगे बढ़ी। कमरे में मोम और धुंध की सी खुशबू थी, कुछ जो समुद्र और नमक की याद दिलाता था। यह क्या? अचानक एक मजबूत बांह उसकी कमर के चारों ओर लिपटी और उसने खुद को एक आदमी के सीने से सटा पाया। क्या तुम? एक गहरी नशीली आवाज उसके कानों के पास फुसफुसाई, जासूस हो? घबराहट ने उसे जकड़ लिया। उसे याद आया, गोली। उसने बिना सोचे उसे निगल लिया ताकि पकड़ी न जाए। वो मुड़ना चाहती थी, लेकिन आदमी की दूसरी बांह ने उसे रोक लिया। उसने हांफते हुए महसूस किया उसकी देह की गर्मी उनके कपड़ों के पार भी उसे जला रही थी। वो उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर पटक देता है, मुंह उसके बालों में गड़ा हुआ। कौन हो तुम? उसने भारी आवाज में पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? वह कांप उठी। उसके भीतर बिजली दौड़ गई। उसने कभी ऐसा फंसाव महसूस नहीं किया था। उसे लगा यह आदमी उसे मार डालेगा। शराब की गंध उसके सांसों से आ रही थी। उसकी आंखें घूमने लगी, सब कुछ धुंधला हो रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत उस आदमी के सामने कुछ भी नहीं थी, जैसे एक तितली किसी शेर के पंजे में हो। उसकी जीभ भारी हो गई थी। आदमी बहुत मजबूत था। कौन सा खेल खेल रही हो? उसने कहा और उसे पलटकर पीठ के बल कर दिया। उसकी बाहों में कैद, वह अब पूरी तरह उसके नीचे थी। उसकी गहरी खुरदरी आवाज उसके भीतर तक उतर गई। उसने उसकी नकाब पर उंगली फिराई। बताओ, नहीं तो मैं खुद पता लगा लूंगा। वह बोलना चाहती थी, पर अब उसके विचार सुस्त पड़ चुके थे। तान्या, उसने बमुश्किल कहा। उसकी पलकों पर नींद सी छा रही थी। उसने उसे देखा, बस गहरे काले बाल जो उसके माथे पर झूल रहे थे और उनके नीचे एक तीखी नाक की छाया। आग की झिलमिलाती रोशनी में उसका चेहरा रहस्यमय लग रहा था। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाया। उसका गला सूखा, शरीर सुन्ना। गोली असर दिखा रही थी। यह नाम मायने नहीं रखता, उसने कहा, और अगले ही पल उसके होंठ उसके होंठों पर थे। एल्टानिन ने तान्या को चूमा। वह कोई हल्का चुंबन नहीं था, वह गहरा, उग्र और अधिकार जताने वाला था। तान्या सिहर उठी, क्योंकि उसके दिल में एक नई तरह की घबराहट उठी थी, वो सिहरन जो उसकी पूरी त्वचा पर फैल रही थी। जब एल्टानिन ने उसे चूमा तो उसकी उंगलियां उसके शर्ट के कपड़े से होते हुए उसके कंधों के मांस में धंस गईं। उसने अपने होठों पर कुछ नुकीला महसूस किया, उसके दांत। जब वह थोड़ा पीछे हटा तो उसके दांतों ने उसके निचले होंठ को हल्का सा छील दिया और उसने जीभ से उस जगह को छुआ। क्या ये तुम्हारा पहला चुंबन है? उसने सिर उठाते हुए पूछा। उसकी नजरों में खोज थी। जब तक वह उससे अलग हुआ, उसके होंठ सूजे और चमक रहे थे और उसकी चाहत और तीव्र हो गई थी। उसके आधी रात जैसे नीले बाल माथे पर झूल रहे थे। उसका आधा शरीर उस पर झुका हुआ था और उसने उसकी टांगों को अपनी टांग से जकड़ रखा था। तान्या को लगा कि वो कोई चौकीदार है जिसने उसे पकड़ लिया है और राजा को सौंपने से पहले उसके डर से खेल रहा है। उसकी इंद्रियां धीरे धीरे सुन्न हो रही थीं। अगर वह अब नहीं भागी तो शायद किसी बहुत खतरनाक जगह पहुंच जाएगी। उसका शरीर उसके नीचे कांप रहा था और वह जानती थी यह आदमी उसे मार भी सकता है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कृपया मुझसे हट जाए, उसने उसके सीने पर धक्का देते हुए कहा। अभी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तान्या की आंखें मुखौटे के अंदर से फैल गईं और एल्टानिन जोर से हंसा। उसकी हंसी भारी और निश्चिंत थी, उसके सीने में गूंजती हुई, जो उसके सीने से टकरा रही थी। उसकी सांसें कांप गईं। कृपया हट जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसने धीमी कांपती आवाज में कहा। तो फिर बताओ, तुम कहाँ से आई हो? उसने उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए पूछा। उसके बालों की खुशबू नींबू जैसी और मीठे मसालों जैसी उसे मदहोश कर रही थी। आप कहाँ से हैं? उसने पलटकर सवाल किया, कोशिश करते हुए कि दवा का असर न हावी हो। वह मुस्कुराया। मुझे पता है जासूस खेल खेलना पसंद करते हैं, उसने कहा और उसके मुखौटे की डोरियों की ओर हाथ बढ़ाया। मैं जासूस नहीं हूँ, उसने कांपती सांसों में कहा। अगर उसने उसका मुखौटा खोल दिया तो उसकी पहचान उजागर हो जाएगी और उसका मालिक खतरे में पड़ जाएगा। वो उसका चेहरा देखता रहा। उसने मुखौटा नहीं हटाया, बस उसकी किनारों पर उंगलियां फिराईं। तुम्हारी उम्र क्या है? तान्या ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे उसके होठों पर टिक गईं। क्या मेरे सुंदर चेहरे ने तुम्हें चुप कर दिया है? उसने हंसते हुए कहा। उसे अब एहसास हो रहा था कि एरी की दी हुई मशरूम पाउडर वाली शराब असर दिखा रही थी।
उसे वो शराब नहीं पीनी चाहिए थी। उसने उसकी घमंडी बातों पर भौहें उठाई और बात बदल दी। उसने कुछ सख्त और गर्म उसके और अपने बीच महसूस किया। उसने उंगली से उसे छुआ और पूछा, ये क्या है? एल्टानिन का शरीर झटका खा गया और उसने तीखी सांस ली। तान्या डरकर पीछे हट गई। अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं प्रिंसेस पेट्रा को बुला लूंगी, फिर वो आपको राजा के पास ले जाएगी, उसने धीमी आवाज में कहा। सुना है वो बहुत क्रूर हैं, वो आपको मार डालेंगे। एल्टानिन हंसा, मानो हैरान हो। उसने उसके सुनहरी चमक वाले गाल को सहलाया। ये लड़की निश्चित रूप से इस राज्य में नई थी। वो इस छोटी चिड़िया को अपने सुनहरे पिंजरे में बंद कर सकता था। मुझे नहीं लगता कि राजा मेरे साथ ऐसा करेंगे। उल्टा शायद वो मेरी तारीफ करेंगे। क्या आप उन्हें जानते हैं? उसने विस्मय से पूछा। मैं उनके बहुत करीब हूँ, उसने आत्मविश्वास से कहा। तान्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। फिर अचानक उसे एक विचार आया। तो आप प्रिंस राइजल को जरूर जानते होंगे। एल्टानिन के सीने से एक खतरनाक गुर्राहट निकली और तान्या सहम गई। जलन उसके अंदर आग की तरह फैल गई। नहीं, मैं नहीं जानता, उसने झूठ बोला। क्यों? क्या तुम उसे रिझाना चाहती हो? क्या? नहीं, उसने झटके से कहा। एल्टानिन ने राहत की सांस ली और फिर उसके गाल पर अंगूठा फेरते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। राइजल का नाम वह भूल चुका था। तान्या को लगा कि यह आदमी पूरी तरह मदहोश है। गुस्सा उसके अंदर उबल पड़ा। कृपया जाओ और किसी और लड़की को मोहित करो, उसने फिर धक्का दिया, लेकिन वह बहुत ताकतवर था और वह दवा के असर में कमजोर। वो हिला भी नहीं। मुझे किसी को रिझाने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। लेकिन क्या तुम मुझसे मोहित हो गई हो? उसकी आवाज नशे में डूबी थी। उसने थकी हुई सांस छोड़ी। उसकी देह अब शिथिल हो चुकी थी। दवा तेजी से उसके खून में फैल चुकी थी। उसने आंखें बंद कर ली। नहीं, और अब मुझे छोड़ दो, उसने आखिरी कोशिश में कहा। एल्टानिन गहराई से हंसा। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने उसके कान के पास झुकते हुए फुसफुसाया, उसके बाजुओं से उसे कसकर जकड़ते हुए। क्या तुम? तान्या अब संघर्ष नहीं कर पाई। गोली का असर बढ़ चुका था और उसके बाकी शब्द धुंध में खो गए। अंधकार ने उसे अपने आगोश में ले लिया और वह बेहोश हो गई। एल्टानिन ने उसे अपनी बाहों में कसकर थामा, उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए कुछ बुदबुदाया। उसे पता नहीं चला कि कब नींद ने उसे भी घेर लिया। जब तान्या की आंखें खुली तब भी अंधेरा था। उसका सिर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो। उसका गला सूखा था और जब उसने कराहने की कोशिश की तो दर्द हुआ। वो हिली लेकिन नहीं हिल पाई, मानो किसी ने उसे मोटे कंबलों में कसकर लपेट दिया हो। बहुत गर्मी थी, शरीर पसीने से तर। उसने फिर कोशिश की पर यह बेकार थी। काफी मेहनत के बाद उसने आंखें खोली और देखा कि चिमनी में लाल अंगारे चमक रहे थे, कमरे को हल्की रोशनी दे रहे थे। उसने गहरी सांस ली और याद करने की कोशिश की कि क्या हुआ था। उसे याद आया, उसने गोली निगल ली थी क्योंकि कोई उसे जासूसी करते हुए पकड़ चुका था। नहीं, उसने फुसफुसाया, अगर वह पकड़ी गई तो उसे जरूर मौत दी जाएगी। उसने खुद को कोसा, वो कैसे इतनी गहरी नींद सो सकती थी। उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई था, एक आदमी जिसकी बाहें उसे कसकर घेरे हुए थीं। उसकी टांग पर थी। तान्या की नजर उसके कमर पर गई, जहां उसका मजबूत मांसल हाथ टिके हुए था। जिस तरह उसके हाथ उसके चारों ओर लिपटे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी कीमती खजाने को थामे हुए हो। ये सुरक्षित महसूस करा रहा था। अजीब तरह से उसके शरीर पर उसकी खारे पानी और धुंध जैसी खुशबू बह रही थी और यह अच्छा लग रहा था। उसके पीछे का मजबूत शरीर पूरी तरह शांत नींद में था। उसका दिल जैसे कोई मधुर लोरी गा रहा हो और तान्या ने फिर से सोने की इच्छा को रोका। यह अजीब लगा कि उसकी आत्मा एक अनजानी भावना से स्टर्ड हो रही थी, जो उसने अपने 17 सालों में कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन जैसे ही उसे सब समझ आया, वह भावना कम हो गई। उसे यथाशीघ्र यहाँ से निकलना था, बिना उस सबसे मजबूत आदमी को परेशान किए जिसे उसने अपने जीवन में देखा था। वो इस स्पर्श की आदत नहीं थी, उसने तो गुलाम की जिंदगी जी थी। जब कोई पुरुष उसे छूता था तो वह सजा देने के लिए कोड़े या छड़ी का इस्तेमाल करता था। जब कोई पुरुष उसे छूता था तो उसका काला जादू करके उसकी आत्मा का हिस्सा ले जाता था। जब कोई पुरुष उसे छूता था तो केवल खून उसकी नाक, कान, मुंह या त्वचा से निकलता था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि उसे इन बातों की तुलना नहीं करनी चाहिए। सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते और सभी अलग भी नहीं होते। उसकी नजर फिर उस हाथ पर गई जो उसके चारों ओर कसकर लिपटा था। उसने उस भारी हाथ को उठाया, लेकिन उसे समझ आया कि उसका कपड़ा उसके शरीर के नीचे दबा हुआ था। उसे इसे बाहर निकालना था। तान्या को अपने आप को मुक्त करने के लिए सीधे उसके सामने आना पड़ा। अपने सबसे जंगली सपनों में भी उसने इस तरह का कोई आदमी नहीं देखा था। वह एक ग्रीक देवता जैसा प्रतीत होता था। वह इतनी पूर्णता कैसे हासिल कर सकता था? सांस रोक देने वाला, सुंदर, चौड़े कंधे, कांस्य जैसी मखमली त्वचा। उसके पीछे शांत नींद में पड़ा, वह शक्तिशाली और राजसी आभा लिए था। उसकी नींद में भी वह सम्मान और अधिकार की भावना बनाए रखता था। उसके आधी रात जैसे नीले बाल माथे पर झूल रहे थे, उसके कॉलम जैसे गले को छू रहे थे। उसकी नजर उसके खुले होंठों पर गई और तभी उसे एहसास हुआ कि वह सांस रोक रही थी। उसके होंठ बिल्कुल धनुषाकार थे।
वो इतना मंत्रमुग्ध थी कि उसकी सांस टूटती हुई निकली और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर था कि अगली कमरे में लोग सुन लेंगे और वो उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। उसे याद नहीं था कि वह इस स्थिति में कैसे उलझ गई, लेकिन धुंधली यादों में उसने अंधकार में एक चौकीदार द्वारा पकड़ लिए जाने को याद किया। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। समझ आ गया, कैलमन के हॉर्न्स। उसने सांस छोड़ी। तान्या ने अपना सिर हिलाया अपनी सुस्ती से बाहर निकलने के लिए। उसे यथाशीघ्र खुद को मुक्त करना था, बिना किसी अतिरिक्त ध्यान को आकर्षित किए। अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने उसका हाथ उठाया। इतनी भारी मर्द के नीचे दबकर वह जितना हो सके हिली, लेकिन बाहर निकलना कठिन था, जैसे एक पिंजरे में बंद छोटी चिड़िया एक बड़े भयंकर भेड़िए के नीचे। कई प्रयासों के बाद वह खुद को मुक्त कर पाई। उसका शरीर चादरों पर गिरा। आदमी हल्का सा हिला। तान्या डर से जड़ हो गई। अगर वह अब जाग गया तो वह उसे राजा के पास सौंप देगा और उसकी मौत निश्चित थी। उसकी स्वतंत्रता, जिसे वह चाहती थी, बस इस पर ही टिकी थी। उसने उसे ध्यान से देखा, उसे गहरी नींद में डूबते हुए, जबकि वह अपनी जगह जड़ रही। बैट के किनारे उसने एक खिंचाव महसूस किया। उसकी पोशाक का किनारा उसके नीचे बंधा हुआ था। कैलमन के हॉर्न्स। उसने धीरे धीरे अपनी स्कर्ट को संभाला। हर कदम पर उसके होठों से निकलती किसी आवाज से सावधान रही, और जब वह तैयार हो गई तो उसने पांव से बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई, जैसे कोई नर्वस खरगोश। उसने बाहर देखा। खिड़की के पैनल खुले थे और हल्की समुद्री हवा पतली पर्दों को हिला रही थी। वो खिड़की की ओर चली। बाहर काफी अंधेरा था। कहीं जल रहे फेडिंग स्कॉन्सेस रात को हल्का प्रकाश दे रहे थे। उसने बाहर का निरीक्षण किया, यह अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वह कहाँ है। उसकी नई मित्र ने कहा था कि कॉरिडोर के अंत में एक निकास होगा। खिड़की से झांकते हुए उसने समझा कि वह कम से कम 3 मंजिल ऊपर है। हर सांस के साथ तनाव बढ़ रहा था। चांद, पतला सा हंसता हुआ चांद, उतरने वाला था। उसके पास अब मिशन पूरा करने के लिए समय बहुत कम था। अब केवल भागना ही बचा था। अगर वह अभी नहीं भागी तो ये जगह कभी नहीं छोड़ेगी। तान्या ने अपने सैंडल उठाए और धीरे धीरे दरवाजे की ओर चली। उसने हैंडल दबाया और खोला। बाहर निकलते समय उसने देखा कि बिस्तर पर पड़ा आदमी प्रिंस राइजल हो सकता है। छोड़ने के बजाय उसने साहस करके उसका चेहरा झांका, ये देखने के लिए कि कहीं वह सच में गॉड का अवतार तो नहीं। उसने ध्यान से देखा, कुछ भी उसकी पहचान नहीं बता रहा था। उसके चारों ओर कोई चमक नहीं थी, माथे से कोई अजीब रोशनी नहीं निकल रही थी, जैसा मेनकर ने कहा था। वह सामान्य लग रहा था। अगर वह गॉड का अवतार होता तो कुछ अलग होना चाहिए था, कुछ दिव्य। सही, लेकिन वास्तव में वह एक सर्टिफाइड डबॉच था। तान्या ने अपने दांत कस लिए और फिर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। राहत की बात यह थी कि आदमी, चाहे वह कोई भी था, अभी तक जागा नहीं था। लेकिन निराशा में उसे मेनकर की सजा झेलनी पड़ेगी। उसका शरीर कांप रहा था। मेनकर उसे सख्ती से सुधारने के लिए जाने जाते थे। उसकी पीठ में डर का एहसास चढ़ गया। एक पल के लिए उसने सोचा, ड्रिका किंगडम के महल में रहना बेहतर होगा या सेटस मॉनेस्ट्री लौटना। वह मुस्कुराई। क्या उसके पास कोई विकल्प था? मेनकर के पास उसकी कुछ चीज थी जिसे वो कभी खो नहीं सकती थी। उसने गहरी सांस ली और अपने अगले कार्य पर ध्यान केंद्रित किया, यानी यहाँ से निकलना। उसने अपने इंद्रियों को खोलकर आगे के खतरों का आकलन किया। तान्या ने दरवाजा आधा खोला और बाहर झांका। उसने उस आदमी की आखिरी बार नजर मारी और हंस दी जब उसने देखा कि उसका मास्क गर्दन के चारों ओर ढीला लिपटा हुआ है। उसने पीछे दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गई। कॉरिडोर में कुछ सॉन्सेस की मंद रोशनी थी जो केवल हल्की सी धुंधली रोशनी दे रही थी। उसने कोई आवाज सुनने के लिए रुकी, कोई चेतावनी, लेकिन कुछ नहीं सुना, केवल उसकी घबराई सांसों की लय थी। उसने बाईं और दाएं देखा और जब उसने देखा कि वह अकेली है तो वह तेजी से वॉकवे के नीचे दौड़ी। वहां उसने देखा कि एक गहरा सीढ़ियों का रास्ता नीचे जाता है। एक अजीब डर उसके मन में आया और उसके शरीर में ठंडक की झुर्रियां दौड़ गईं। उसे लगता था कि वह वापस कमरे में चली जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह कैसे किसी ऐसे व्यक्ति के सामने इतनी रिस्की कोशिश कर सकती थी जिसे वह नहीं जानती थी? अगर गार्ड उसे पकड़ ले तो? अगर राजा उसे पकड़ ले तो? आखिरकार वह एक जासूस थी, मठ से एक जगह जो सभी राज्यों में पवित्र मानी जाती थी। वह जगह जहां वेयरवुल्फ राजा अपनी प्रार्थनाएं और बलिदान देने आते थे। अगर राजा जान ले कि मेनकर ने उसे भेजा है तो मठ की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन एक विचार ने उसे हिला दिया। अगर मेनकर यह नकार दे कि वह कौन है? उसने तेज सांस ली और सीढ़ियों से नीचे भागी। यह उसे एक मोटे लकड़ी के दरवाजे के सामने ले गई जिस पर सुंदर नक्काशी की गई थी। दरवाजा आधा खुला था और उसने अपने शरीर पर गर्म हवा की धारा महसूस की। पेट्रा ने जो कहा था वैसा ही हुआ। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक बगीचा है जहां ऊंचे ओक और पॉपलर के पेड़ हैं। उसने बगीचे में निकास की तलाश की, शायद कोई गेट या बाड़ों में कोई अंतर, लेकिन घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। उसका केवल एक रास्ता बचा था, घने जंगल के बीच से। तान्या बगीचे के बीच से घास पर चलती हुई पेड़ों की ओर दौड़ी। उसे अपने हैंडलर को ढूंढना था। अगर वह नहीं मिली तो वह कभी भी सेटस नहीं पहुंच पाएगी। उसे रास्ता नहीं पता था। ये पहली बार था जब उसे लगभग एक दशक में मठ से बाहर छोड़ा गया।
उसकी सांस तेज थी, जैसे चाकू काट रहा हो, जब वो पेड़ों के बीच दौड़ रही थी, अपने नंगे पैरों से तेजी से जंगल में प्रवेश करती हुई। उसके नीचे टहनियां टूट रही थीं और वो आवाज सुनकर कूद गई। डर था कि ब्लड हाउंड्स उसके पीछे होंगे या और बुरा, महल के गार्ड होंगे। अब वो सबसे ज्यादा घृणा कर रही थी कि वो अपने वुल्फ फॉर्म में बदल नहीं सकती। उसके अधिकतर प्रकार के लोग 18 वर्ष की आयु में पहली बार शिफ्ट करते थे, लेकिन कुछ ने पहले ही शिफ्ट कर लिया था। मठ में पुरोहित पता लगा सकते थे कि कौन जल्दी शिफ्ट करेगा और कौन नहीं। उन्होंने काम उसी के अनुसार बांटे। जो कभी शिफ्ट नहीं हुए या जिन्होंने अपने वुल्फ को दिए, उन्हें गुलाम बनाया गया। वे रसोई में काम करते, कपड़े धोते, शौचालय साफ करते और फर्श रगड़ते। जो शिफ्ट कर सकते थे, वे योद्धा और लेखक बनते और बेहतर पद और अधिकार रखते। उन्हें शाही स्तर पर सेवा दी जाती और उनके पास गैर शिफ्टर को नीचा दिखाने और मारने का अधिकार था। जिस पुरोहित की वह सेवा करती थी, मेनकर, वो हाई प्रीस्ट था, सेटस मॉनेस्ट्री का सबसे शक्तिशाली पुरोहित। उसने जिद की कि वह कभी वुल्फ में नहीं बदलेगी और इसलिए उसे गुलाम बनाया गया। वो उसे मठ में उसके दादी से कुछ सिक्कों के बदले लाया था। तान्या जितनी तेजी से दौड़ सकती थी, दौड़ी, जंगल में गहरी उतरते हुए। वह दाएं मुड़ी, आशा करते हुए कि कोई निकास मिलेगा, लेकिन उसने केवल और घने पेड़ देखे। नीचे झूलती शाखाएं उसकी ड्रेस में फंस गईं, लेकिन वह धीमी नहीं हुई। वह धीमी नहीं हो सकती थी। नहीं, अगर उसे आने वाले भोर से पहले महल के परिसर से भागना था। वह मोटे और पतले पेड़ों के बीच से चली, उसके पैरों में टहनियों की चोट लगी। उसकी सफेद ड्रेस हर बार खींची गई। उसने जल्दी से खींचकर इसे फाड़ दिया। कोई बात नहीं, वह इसे रुकने नहीं देगी। अपने पूरे जीवन में उसने केवल एक ही चीज चाही, मेनकर से अपनी स्वतंत्रता। वह विफल रही। यादें उसे घेरने लगी। जब उसके माता पिता मरे, वह केवल 5 साल की थी और उनके दुखद निधन का रहस्य अब भी काला था। गांव वालों ने उसे उसकी दादी को सौंप दिया, जो अपने शामें शराबखाने में बिताती और शराब मांगती। उसकी दादी तान्या से नफरत करती थी, उसे रोज डांटती या मारती, सिर्फ इसलिए कि वह किसी और का पेट नहीं पाल सकती थी, जबकि खुद को मुश्किल से खाना मिलता था। और इतना ही नहीं, उसकी दादी उसे नापसंद करती थी क्योंकि कम से कम उसके अनुसार वह उसकी दादी भी नहीं थी। छोटी तान्या कभी जीवन की जटिलताओं को नहीं समझी, लेकिन वह उस गंभीर पुरोहित से डरती थी, जिसका नाक ऊंचा था, जिसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और केवल कुछ सिक्कों के लिए उसे उसकी नशेड़ी दादी से बदला। फिर तान्या 7 साल की हुई। उसे एक हंचबैक द्वारा गाड़ी के पिछले हिस्से में घुमाया गया और मठ के द्वार पर लाया गया। मेनकर ने अपनी जादुई शक्ति से उसे गुलाम बना दिया और छोटी लड़की चिल्लाई जब उसने अनुष्ठान किया। उसने उसकी आत्मा का हिस्सा लिया और उसे अपनी गर्दन में पहने हुए नारंगी आत्मा पत्थर में जमा किया। ये सुनिश्चित करता था कि वह सेटस मॉनेस्ट्री की सेवा करेगी जब तक मेनकर उसे किसी और को न दे। लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा। वह उसे अपनी निजी सेविका के रूप में चाहता था और अत्यंत स्वार्थी था। जैसे जैसे तान्या बड़ी हुई, उसका वुल्फ कभी नहीं जागा। वह पढ़ाई नहीं करती थी और मठ में सामान्य काम करती थी, हमेशा अपने हंचबैक हैंडलर की निगरानी में, जिसे बाद में उसने जाना कि वह मेनकर का जासूस था। फिर भी ये सब तान्या को पढ़ना और लिखना सीखने से नहीं रोका। जब वह लाइब्रेरी की अलमारियों की सफाई करती, तो वह चोरी छिपे किताबें निकाल लेती और अपने छोटे गंदे कमरे में पढ़ती। वहां पुराने तेल के दीपक की झिलमिलाती रोशनी में, जिसे उसने किसी लेखक की कचरा में से चुरा लिया था, वह बैठकर किताब पढ़ती और उसके शब्दों को समझने की कोशिश करती। मेनकर ने उसकी प्राचीन भाषाओं की प्रतिभा देखी। बाद में उसने उसे उन्हें पढ़ने दिया, लेकिन केवल तब जब उसने अपने सारे काम पूरे कर लिए। तान्या 14 साल की थी जब वह 7 प्राचीन भाषाओं में से 5 पढ़ सकती थी। जब वह 17 साल की हुई, तब वह आसानी से सभी 7 भाषाओं में पढ़ और लिख सकती थी। मेनकर ने उसकी यह योग्यता छुपा रखी थी और दूसरों से इसके बारे में बात करने पर मना किया था। वह नहीं जानती थी कि क्यों, क्योंकि अगर उसने उसकी क्षमता का जिक्र दूसरों के सामने किया होता, तो वह मठ के कई वरिष्ठ शेमन्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होती। वह सच में ये दिखाना चाहती थी कि वह कितनी सक्षम है, ताकि उसे कुछ सम्मान मिल सके, लेकिन मेनकर ने उस पर जादू कर दिया था कि वह बिना उसकी अनुमति के दूसरों को इसके बारे में न बताए। इसके बजाय उसने अपने मुख्य जासूस को निर्देश दिया कि वह तान्या को जासूसी की कला सिखाए, जो उसे बेहद पजलिंग लगी। उसके मास्टर के अनुसार सीखने का सबसे अच्छा तरीका है मैदान में रहना, और इसलिए तान्या को प्रिंस राइजल पर जासूसी भेजा गया। अगर वह सफल होती तो उसे आजादी मिलती। उसने वास्तव में एक शानदार सौदा किया था। जब उसके पैरों में एक एकोन चुभा तो वह मुड़ गई। उसने अपना पैर उठाया और गीला एकोन हटाया और अंधेरे जंगल को देखा। उसकी नजरें पश्चिम की ओर झपटी और वह फिर दौड़ने लगी। तान्या ने एक गिरे हुए लॉग को छलांग लगाई। उसका पैर कीचड़ में फिसला, लेकिन वह एक पेड़ की शाखा पकड़कर खुद को संभाल गई। वो बहुत समय गंवा रही थी और उसकी चिंता बढ़ रही थी। जंगल और घना हो गया और ऊपर की शाखाएं इतनी तंग बुनती हुई थी कि सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। जंगल पहाड़ियों पर फैल गया। पेड़ साइप्रस से ओक और पाइन में बदल गए, कुछ पतले, कुछ मोटे, कुछ ऊंचे, कुछ छोटे। घने झाड़ियों और हरे काई वाले पत्थरों से भरा। हवा पेड़ों के बीच सरसराई और फुसफुसाई, उसमें धुंध, काई और गीली मिट्टी की खुशबू थी।
ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में आत्मा हो। गर्म हवा उसे दम घोंट रही थी। चांद क्षितिज के नीचे था, फिर भी रास्ता ढूंढना मुश्किल था। अचानक दूर कहीं बिजली की गर्जना हुई। आसमान में धूसर बादल घूमने लगे। भय उसके भीतर बढ़ा। उसने सोचा, अगर उसे जंगल में कोई जानवर मिल जाए तो क्या होगा। उसके पास खुद को बचाने के लिए कोई भी हथियार नहीं था। जैसे ही वह बढ़ती अंधकार में भागी, वह एक बड़े पत्थर पर ठोकर खाई और तुरंत संतुलन बनाए रखा। लंबी दौड़ के बाद वह पसीने से ड्रेंच्ड थी और सांस ले रही थी। कुछ कदम आगे उसने देखा कि एक काई से ढका तना है। वो उसके सहारे रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और भय की तीखी खुशबू हवा में फैल गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे केवल पेड़, पहाड़ी पत्थर और उत्तरी मैदान दिखाई दिए। पूरब और उत्तर में घना जंगल जमीन को ढक रहा था। अंधकार में ध्यान केंद्रित करते हुए उसने देखा कि ऊंचे ब्लैक फैंग माउंटेन्स सामने हैं। उनकी सबसे ऊंची चोटी काले भेड़िए जैसी थी, जो चांद की ओर गुर्राता हुआ दिखता था। तान्या ने पर्याप्त मानचित्र देखे थे और उसे पता था कि वह अब ड्रका किंगडम के उत्तर पूर्व में एस्लाम फॉरेस्ट में थी। सेटस और पेगसी के राज्य दूर प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वे मीलों दूर थे। तान्या एक पेड़ के सहारे झुकी। उसके सीने में घबराहट दौड़ रही थी। वह अभी भी सेटस से बहुत दूर थी। अचानक जंगल से एक गहरी आवाज गूंजी। उसकी त्वचा में ठंडक दौड़ गई। जमीन हिली, पत्थर खड़खड़ाए और वह वहीं जम गई। उसके घुटने लॉक हो गए। बहुत डर के मारे हिल नहीं रही थी। वह जानती थी कि अगर वह भागी तो जो कुछ भी वहां था उसका ध्यान आकर्षित होगा। अंधेरे जंगल में बिजली की एक चमक गूंजी। एक प्रकाश झपकाया। उस झपक में एक शुद्ध सफेद चमक झाड़ियों के बीच से द्रुत होकर निकली। इतनी दूरी से वह केवल झलक देख सकती थी, धुआं सा फैला हुआ। स्तब्ध, उसकी सांस फूटी। धीरे धीरे, बहुत धीरे वह अपने स्थान से उठी। सफेद धुंध संकीर्ण, असमान रास्ते से बह रही थी। वह केवल उसे फॉलो करने के बारे में सोच रही थी, जबकि उसकी हर अंतःप्रेरणा चीख रही थी, भागो। कुतूहल में तान्या उस रास्ते की ओर दौड़ी। वह दौड़ी, तेज पत्थरों, टहनी और कांटों को पार करते हुए। वह उसे बीच बीच में देखती रही और उसके पीछे बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। जब वह सफेद चमक का पीछा करते हुए एक खुली जगह तक पहुंची, तो जो दृश्य उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। जानवर खूबसूरत था, एक भव्य पंख वाला घोड़ा, पेगसी की आत्मा। वह रुका और अपना सिर उसकी ओर मोड़ा। उसने अपने बर्फ जैसे पंख फैलाए और उसके शरीर से सफेद धुंध निकल रही थी, जिससे वह अलौकिक दिख रहा था। दुनिया में इतनी खूबसूरती कैसे हो सकती है। उसने अपने खुरों से जमीन को ठोका और उड़ गया। तान्या भी उसके पीछे दौड़ी। बादल फिर से गरजने लगे और भारी बारिश शुरू हो गई। उसे नहीं पता कि वो कितनी देर तक दौड़ी, लेकिन बारिश कीचड़ भरे रास्ते पर चलना और कठिन बना रही थी। फिर भी वह दौड़ती रही, आत्मा का पीछा करते हुए, अपनी नजरें हटाए बिना और विचित्र आकर्षण का विरोध किए बिना। वह मोहित थी, खींची जा रही थी और मंत्रमुग्ध थी। वह उसे छूना, महसूस करना चाहती थी। अचानक घोड़ा कूदकर एक पत्थर पार कर गया। वह दूसरी तरफ रुका, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। उत्साहित होकर तान्या ने वही कूद लगाई, लेकिन हवा की एक धमाकेदार लहर उसे पीछे फेंक गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने फिर से कोशिश की, लॉग पर कूदते हुए, लेकिन इस बार ताकत ने उसे और अधिक पीछे धकेल दिया। उसकी दर्दनाक आवाज झाड़ियों में गूंजी। उसका सिर एक पत्थर से टकराया। गर्म तरल उसकी त्वचा पर बहा। उसकी जीभ पर धात्विक स्वाद आया और उसकी चेतना धुंधली हो गई। अपनी आंखों के सामने घनी धुंध में उसने आत्मा को भागते देखा। तान्या ने आंखें बंद की और अंधकार का स्वागत किया जो उसे घेरे हुए था। जब उसने अगली बार आंखें खोली, उसका सिर दर्द कर रहा था। उसने अपनी पीठ का निरीक्षण करते हुए चिल्लाया। दूर से आवाजें अंधकार में गूंज रही थीं। एक कोड़े या छड़ी की आवाज धातु से टकराई और उसकी आंखें खुल गईं। तान्या सेटिस की जेल में थी। एक गहरी, अज्ञात आवाज गूंजी। क्या मैं उसे बुलाऊं या वह यहीं रहेगी? उसके मास्टर ने पूछा। उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मेनकर ने ठंडी, सख्त आवाज में कहा। इन शब्दों के साथ ही वह जेल से बाहर भाग गया। उसकी बूटों की आवाज पत्थर की फर्श पर डरावनी गूंज रही थी। पानी, उसने फुसफुसाया, हाथ सिर पर रखकर। वह भूसे के ढेर से उठी। उसके कपड़े शरीर से चिपके हुए थे और बाल पसीने से गंधे हुए थे। उसका मास्टर उसकी सेल की बाज के पास आया। उसने उसे पानी का पिचर दिया। जैसे ही उसने पिचर को अपने हाथों में लिया, उसने उसकी नकल्स पर केन मारा, जिससे वह चिल्लाते हुए फर्श पर गिर गई। इतनी जल्दी नहीं, तान्या, उसने फुफकारते हुए कहा। इतनी जल्दी नहीं, तुम असफल हो गई हो। एल्टानीन अंदर से खाली महसूस कर रहा था, और यह कोई आश्चर्य नहीं था कि उसके सपनों में उसे बुरे खौफनाक दृश्य सताते थे। उस महिला के धुंधले और खून से सने चेहरे बार बार उसकी नजरों में आते जाते। एल्युबा, खूबसूरत निम्फ की दुनिया से अपनी रानी की दूत के रूप में आई थी, लेकिन उसने उसे धोखा दिया और अंततः उसे धोखा खा गया। उसके चारों ओर इतना खून था कि एल्टानीन को उल्टी आने लगी, लेकिन उसने अपने अंदर के बीस्ट को रोके रखा। गुफा में कदमों की आवाज हुई और उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर काले, विकृत टैटू थे। अपना बीस्ट बाहर निकालो, एल्टानीन, उसने फुफकारा। हट, एल्टानीन ने अपने जकड़े हुए दांतों के बीच से कहा, जब उसका बीस्ट अंदर से बाहर आने को बेचैन था।
फेलस ने अपना सिर पीछे झुकाया और उसकी जिद पर हंसा। वो वहां गया जहां एल्यूबा पड़ी थी, एक पत्थर के वेदी पर जो लाल खून से भीगी हुई थी। एल्यूबा खूबसूरत महिला है, फेलस ने कहा, उसके चेहरे पर उंगली घुमाते हुए। वो मर चुकी थी, उसका काम पूरा हो गया था, लेकिन उसने उसे क्यों धोखा दिया? उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और फेलस ने उसे पीड़ा दी। तुम जानते हो क्यों एल्यूबा ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा? फेलस ने पूछा, जैसे एल्टानिन के उलझे हुए चेहरे को पढ़ते हुए। ये सरल था, उसका प्रेमी मेरी जेल में था। मैंने वादा किया था कि अगर वह तुम्हें यहाँ लाएगी तो मैं उसे वापस कर दूंगा। उसने एल्यूबा की ओर देखा, जिसकी निर्जीव आंखें अब छत की ओर देख रही थीं। मैंने अपना वादा निभाया और उसके प्रेमी को भी मार डाला। वे दोनों कहीं नरक में साथ हैं। उसने जोर से हंसी। उसका प्रेमी एक हाइड्रा था जिसने उसके लिए भावनाएं विकसित की। और कोई हाइड्रा, उसने फुफकारते हुए कहा, दांत दिखाते हुए। कोई हाइड्रा महिलाओं के लिए नर्म नहीं हो सकता। एल्टानिन ने फेलस की ओर देखा, उसके भीतर क्रोध जल रहा था। फेलस ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। जैसे ही सैनिक ने उसे 3 बार मारा, कंधे, सिर और कान पर, गुफा में उसके दर्द भरे गुर्राने की आवाज गूंजी। हड्डियां टूट रही थीं। तुम मेरे सामने क्यों नहीं झुकते, एल्टानिन? फेलस ने निश्चिंत रूप से कहा, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। एल्टानिन अपने घुटनों पर जंजीरों में जकड़ा था, कलाई और एड़ियों को ठोस दीवारों से बांधा गया था। वो हिल नहीं सकता था और उसके विचार उसकी धुंधली दृष्टि की तरह स्पष्ट थे। शायद उसके अंदर कोई नस फट गई थी। हार मान ले, उसने जमीन पर खून थूकते हुए पूछा। तुम हमेशा अपने दिमाग से बाहर रहे हो। उसका बीस्ट फटने को बेचैन था, सबको क्रोध में मारने के लिए, लेकिन वह जानता था कि जैसे ही उसका बीस्ट बाहर निकलेगा, फेलस उसे अपने काले जादू से नियंत्रित कर देगा। तुम सोचते हो इस बार तुम्हें बचाया जाएगा? फेलस ने पूछा, एल्टानिन की थोड़ी के नीचे पंजा घुमाते हुए, उसकी त्वचा में गहरा घुसाते हुए और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मेरा किला अजेय है। एल्टानिन ने सिर हिलाया। क्या तुम भूल गए कि मैं 2 बार सुरक्षित भाग चुका हूँ? फेलस ने उसके जबड़े पर जोर से वार किया, उसे डिसलोकेट कर दिया। एल्टानिन का सिर साइड में घूमा और खून जमीन पर छिटका। मेरे खिलाफ मत जाओ, फेलस ने गुर्राया। मुझे अपना बीस्ट दे दो। एल्टानिन ने खून से लथपथ मुंह से हंसते हुए कहा, अपना समय बर्बाद करना बंद करो। अपना बीस्ट फेलस को देना मतलब था कि वह जीवन भर उसका गुलाम बन जाएगा। वह केवल एक इंसान होगा जिसकी आत्मा किसी और के नियंत्रण में होगी। वो कभी फेलस के आदेशों को अस्वीकार नहीं कर सकेगा और वह जानता था कि फेलस क्या करने वाला है। वह अरानिया और उसकी दुनिया को नियंत्रित करना चाहता था। तुम मुझे यहाँ और 100 साल रख सकते हो, उसने कहा, और मैं नहीं झुकूंगा। तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, फेलस ने कहा, हाथ हिलाते हुए। उसके सैनिक एल्टानिन पर हमला करने लगे। फेलस अकेले टेबल के किनारे गया जिस पर एल्यूबा मृत पड़ी थी। उसके पीछे सैनिक एल्टानिन पर हमला कर रहे थे और वह अपने बीस्ट को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। किसी ने दर्द में चिल्लाया। क्या वह एल्यूबा थी? उसकी ठंडी आवाज फिर से अंधकार से गूंजी। वह घुटन महसूस कर रहा था, उसे बाहर निकलना था। एल्टानिन झटके में जागा, सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए, हिलने की कोशिश में लेकिन असहजता से जकड़ा हुआ। जब उसे वास्तविकता का एहसास हुआ तो वह पसीने से ड्रेंच्ड था। उसकी भ्रम की स्थिति कम हुई और उसने देखा कि वह अकेला अपने बिस्तर पर है। उसका सिर भयंकर दर्द से भारी था। बाहर अंधेरा था, बावजूद इसके कि सूरज भगवान अपनी रथ में बादलों के ऊपर सवारी कर रहे थे। बिजली गरजी और महल में बिजली चमकी। जमीन हिली, खिड़कियां हिलने लगी। वह कितनी देर सोया था? उसने लंबे समय से इतनी अच्छी नींद नहीं ली थी और इतनी भयानक दुर्स्वप्न भी नहीं देखा था। कल रात की यादें उसके दिमाग में चमकी। वह लड़की सफेद शिफॉन गाउन में, अचानक उसके दिल की धड़कन रुक गई। बिस्तर हालांकि खाली था। एक खतरनाक गुर्राहट उसके सीने से निकली। उसने अपने पैरों को बिस्तर से हटा दिया और दरवाजे की ओर बढ़ा, ये देखने के लिए कि लड़की अभी भी वहां है या नहीं। जब उसने इसे खोला तो उसे केवल सेवक, सैनिक और मेहमानों की सामान्य हंसी गुल्ला दिखाई दी। उसका दूसरे कमांडर जनरल फफनीर दरवाजे के बाहर हाथ पीछे जोड़कर खड़ा था। 4 अन्य सैनिक दरवाजे के किनारे खड़े थे। एल्टानिन ने उसके लिए कॉरिडोर की ओर देखा। सभी उसकी घातक नजर के नीचे जम गए। भय और क्रोध उसके सीने में जोर से धड़क रहे थे और उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। उसके होंठ फटे, दांत दिख रहे थे और उसके मुट्ठियां कसकर उसके पास थीं। उसने कैसे साहस किया बिना उसे जगाए जाने के बाहर निकलने का? क्या तुमने देखा कि कोई लड़की इस कमरे से बाहर गई? उसने फफनीर से पूछा। क्या तुमने देखा कि कोई लड़की इस कमरे से बाहर गई? एल्टानिन ने फफनीर से पूछा। फफनीर ने अपनी भौहें चढ़ाई और सैनिकों की तरफ देखा। सभी ने खाली, अनजान नजरें लौटाई। नहीं, उसने अंदर ही अंदर कांपते हुए जवाब दिया। मूड गिरते ही एल्टानिन का क्रोध फूट पड़ा और उसने अपनी मुट्ठी के किनारे से दरवाजे पर वार किया। दरवाजा टूट गया और लकड़ी हवा में तिरछी हो गई। वह एक घायल शेर की तरह दिख रहा था जिसकी शिकार मुंह से छीन ली गई हो। उसे ढूंढो, उसने चीखा। फफनीर और गार्ड्स और कॉरिडोर में मौजूद सभी लोग इस आदेश से हैरान रह गए। किसी ने सांस लेने की हिम्मत भी नहीं की। कुछ क्षण की खामोशी के बाद फफनीर ने हल्का खांसा और पूछा, किसे ढूंढना है?
केवल फफनीर ही किंग एल्टानिन से यह सवाल पूछ सकता था बिना अपनी गर्दन कटने के डर के। एल्टानिन ने फफनीर की ओर घूरा और एक पल के लिए फफनीर ने सोचा कि उसने अपने दरवाजे पर मौत को बुला लिया है। पेट्रा को ले आओ और उसके बारे में पूछो अभी। फफनीर ने गहरी सांस छोड़ी। मैं लाऊंगा और उस लड़की को यहाँ जितनी जल्दी हो सके लाओ। जी योर हाइनेस, फफनीर ने कहा झुकते हुए, ये जाने बिना कि उसे किस लड़की को पकड़ना है। उसकी भौं पर पसीने की बूंदें जम गईं और उसने सोचा कि प्रिंसेस पेट्रा कोई मदद कर पाएगी या नहीं। कल रात की सभा में शराब खूब बह रही थी। उसने कई ऐसी सभाओं को देखा था और जानता था कि अगले दिन कोई ज्यादा याद नहीं रखता। उसने सोचा कि क्या उस लड़की को भी याद होगा। प्रिंस राइजल कहाँ है? एल्टानिन ने पूछा। वो अपने चेंबर में है, फफनीर ने कहा। अभी भी सो रहा है। वो उसी स्थिति में खड़ा रहा जब तक एल्टानिन उसके पास से आगे बढ़ गया। राजा की मौजूदगी कॉरिडोर में इतनी भारी थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति ने उसके सामने झुकना जरूरी समझा, जब तक कि वह सबसे पास के कोने में मुड़ गया, फफनीर और उसके गार्ड्स पीछे पीछे। एल्टानिन अपने बेड चेंबर की ओर गया, गुस्से में भरा हुआ। असंतुष्ट, एल्टानिन अपने बेडरूम में पैदल घूमता रहा। वह कैसे बिना उसे बताए चली गई? वह इतनी धीरे धीरे कमरे से कैसे निकल गई कि किसी ने देखा ही नहीं? वह फफनीर को अपने क्रोध का अच्छा हिस्सा देना चाहता था, लेकिन इसका मतलब था कि द्रिका का राजा किसी लड़की के लिए पागल है। जो उसने माना वह था, लेकिन इसे प्रकट या स्वीकार नहीं करना चाहता था। वह खिड़की के पास रुका, ये सोचते हुए कि वो कितनी दूर जा सकती है। अगर वह ग्रैंड हॉल में पहुंच गई थी तो वह निश्चित रूप से किसी कुलीन परिवार की लड़की होगी और इसलिए यह बहुत संभव है कि वो महल परिसर में हो, क्योंकि सभी कुलीन जो बुलाए गए थे रात भर वहीं रुके। वो खिड़की के किनारे झुक गया, आसमान में गहरे बादलों को देखकर। नमी की ताजगी भरी खुशबू सांस में लेते हुए उसने अपनी तेज धड़कन को शांत करने के लिए आंखें बंद की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, पिछली रात के दृश्य उसके दिमाग में उछल पड़े। उसकी पतली कमर उसके शरीर के खिलाफ, उसके सिट्रस की खुशबू उसकी नाक में। सिर्फ ये सोचते ही उसका शरीर एक तीर के झंडे की तरह तना हुआ। उसने आंखें जोर से खोली और खिड़की के किनारे को और मजबूती से पकड़ लिया। तुम कहाँ हो? उसने फुसफुसाया। जब वो उसे वापस पाता तो उसे सबसे गहरे डंजन में बंद कर देगा, बिना उसकी अनुमति लिए जाने के अपराध के लिए। नहीं, वो उसे सबसे ऊंची टावर में बंद करेगा और जैसा चाहे वैसा करेगा। उसने एक कराह दबाई, ब्लैक फैंग की चोटी को घूरते हुए। ऊपर की तरफ मोटी बादलों की परत ने उसे घेर रखा था और नीचे की ओर स्प्रूस ट्रीज और सलारस ओक्स और भी काले और खतरनाक लग रहे थे। अचानक बादलों में बिजली चमकी और जोरदार धमाके के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। उसने खिड़की बंद की और पर्दे खींचे, फिर से पैदल घूमने लगा। उसे प्रिंस राइजल से मिलना था। दरवाजे पर हल्की खटखटाहट ने वो विचार समाप्त कर दिया। कौन है? उसने गुर्राया, ये सोचकर कि जो भी हो उसे बाहर निकाला जाए। मलिड, आपका पिता आपसे मिलना चाहते हैं, एक नीची, विनम्र और आज्ञाकारी नौकर ने कहा। वे कहते हैं कि वे अपने चेंबर में आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने कराह दबाई। उसे ठीक पता था कि उसके पिता किस बारे में बात करना चाहते हैं। उसे बताओ कि मैं एक आवर-ग्लास की एक चाल में पहुंच जाऊंगा, उसने गुर्राते हुए कहा। नौकर तुरंत भाग गया। एल्टानिन फिर से अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसका बिस्तर उसके वजन से धंस गया। वह अपने पिता को नहीं देखना चाहता था। बूढ़ा आदमी वही पुरानी बात करने वाला था जिस पर वह सख्त नाखुश था। फिर भी उसे उनसे मिलना पड़ा। और राकीज बहुत जिद्दी हो सकता था अगर उसे अनदेखा किया गया। उसके पिता ने उसे राज्य की बागडोर दी थी जब राकीज ने सोचा कि वह शासन करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है। सच ये था कि वह अपना बाकी जीवन आराम से बिताना चाहता था और जाहिर है अपनी जीवन साथी के साथ समय बिताना चाहता था। वह समुद्र की ओर जाता और एल्टानिन की मां के साथ रहता, जहां उसे उनकी संगति पसंद थी। उसने सदियों तक उसे राज्य में वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं आ सकी। वह समुद्र की देवी थी और उसके पास एक साम्राज्य था। उसके पिता समुद्र के देवता थे और उन्होंने अपनी बेटी को उत्तरी समुद्रों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। ट्याई अपने काम में गंभीर थी। जैसे ही उसका बेटा राजा बनने के लिए पर्याप्त बड़ा हुआ और राकीज ने एक भी आवर-ग्लास नहीं गंवाए और उसे राजा बना दिया। इसके बाद वह अपनी जीवन साथी के पास चला गया। 100 साल बाद वह लौटा और देखा कि एल्टानिन ने राज्य का विस्तार किया है और अब भी इसे और बढ़ा रहा है। तब से एल्टानिन ने केवल राज्य की पहुंच बढ़ाई। एल्टानिन अपने सामान्य पोशाक में कॉरिडोर से नीचे चला गया, काली ट्यूनिक और ट्राउजर्स में, एक काली रेड केप एक कंधे पर पिन की हुई। वो एक कोने पर मुड़ा, गार्ड्स के साथ, और एक स्टीप सीढ़ी की लैंडिंग पर पहुंचा, जो एक और लैंडिंग में समाप्त होती थी। एक और हॉल पार करके वह अपने पिता के चेंबर पहुंचा। दरवाजे खुले। बिना खटखटाए वह अंदर गया और देखा कि बूढ़ा आदमी अपनी मेज पर बैठा अपने आप से शतरंज खेल रहा था। मेरे साथ खेलो, और राकीज ने कहा, अपने बेटे को सामने की कुर्सी पर बैठने का संकेत देते हुए। एल्टानिन ने भारी सांस ली। वो बच्चे की तरह कुर्सी पर बैठ गया, अपनी बाहें सीने पर कसकर बांध ली। उसने अपने पिता और फिर कमरे की ओर देखा जब तक कि उसके पिता ने अगला कदम नहीं रखा। खिड़कियां बंद थीं और बारिश कांच पर पड़ रही थी, बाहर की दुनिया को अंधकार में ढकते हुए। कमरे के कोने में जलती भट्ठी ने कमरे में हल्का प्रकाश डाला और राकीज ने अपनी साफ सुथरी दाढ़ी को सीधा किया।
उसके सफेद बाल चांदी जैसे लग रहे थे, आग की छाया उनके ऊपर पैटर्न बना रही थी। काले रोब के साथ उसके नाइट पजामास पर वह एल्टानिन की तरह ही दबंग लग रहा था। कमरा नीले और सफेद टैपेस्ट्री से सजाया गया था। राजा का कढ़ाई वाला इंसिग्निया, 2 क्रॉस किए हुए तलवारें उसके कैनपी बेड के पीछे लटकी हुई थी। कमरे में कैंडलाब्रस जल रहे थे और मोम की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। और राकीज ने क्वीन को मूव किया और आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ पीछे हटा। तुम्हारी बारी, उसने कहा, वाइन के गॉबलेट से सिप लेते हुए। पिता, आपने मुझे क्यों बुलाया? एल्टानिन ने पूछा, अपनी छोटी खेल में भाग लेने से इनकार करते हुए। अच्छा सवाल, और राकीज ने कहा, दूसरा सिप लेते हुए। वह सीधे मुद्दे पर आया। पेगसी का राजा बेहम चाहता है कि तुम उसकी बेटी मुरवा से शादी करो।